नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत एक नए टॉपिक वाटर के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लांट एंड एनवायरनमेंट जो सीरीज है उसका 5th पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, वाटर क्या होता है, किस काम आता है। वाटर इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। ये जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 फेजेस में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बर्फ के फॉर्म में है तो ये सॉलिड है, जल के फॉर्म में है तो लिक्विड है, और वाष्प के रूप में है, वेपर फॉर्म में है तो ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एक तरह से क्लाइमेट सिस्टम जो है अर्थ पे उसको चलाने का कार्य करते हैं। जैसे कि एयर के फॉर्म में, क्लाउड्स में, ओशन में, लेक्स में, वेजिटेशन में एंड ग्लेशियर्स में, ये सभी उपस्थित होते हैं और एक तरह से क्लाइमेटिक सिस्टम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पानी सभी जगह उपस्थित होता है। अर्थ के सरफेस पे लगभग 70% एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है इन द फॉर्म ऑफ सी, लेक्स एंड रिवर्स। इसके अतिरिक्त ये जमीन के अंदर भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट वाटर टेबल, जिसको हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। ये जो ग्राउंड वाटर है ये जो बड़े पेड़ होते हैं इनके रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और ये उनके लिए उपयोगी होता है इस तरह से। इसके अतिरिक्त इरिगेशन, सिंचाई के माध्यम के द्वारा भी इसको निकालकर सिंचाई में काम में लिया जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो जल है वो ज़्यादातर आइस के फॉर्म में, बर्फ के रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हाई माउंटेन्स है उनके टॉप पर भी टेम्परेट रीजन्स में ये आइस के फॉर्म में उपस्थित होता है। यहाँ पर ये पानी जब उनके समर सीजन होता है उस एरिया में, वहाँ पर ये जल के रूप में लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध होता है जो कि पेड़ों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। पानी किन रूपों में उपस्थित होता है इस पृथ्वी पर? एटमॉस्फेरिक वाटर एंड रेनफॉल के, वायुमंडलीय पानी, जल या फिर रेनफॉल के रूप में। ये 2 फॉर्म में होता है। इनविजिबल फॉर्म में होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो वेपर फॉर्म है, वाष्प रूप है। दूसरा विजिबल फॉर्म जो हमें दिखाई देता है जैसे कि क्लाउड्स एंड फॉग, बादल और कोहरे के रूप में वो हमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त सरफेस वाटर जो कि धरती के सरफेस के ऊपर होते हैं जैसे कि नदियाँ, तालाब। इसके अतिरिक्त डीप अर्थ, जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में उपस्थित होता है जल। उसके अतिरिक्त सॉइल में, मिट्टी में, ये सॉइल मॉइस्चर के रूप में उपलब्ध होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब इसके कार्य क्या है? द रोल एंड फंक्शन ऑफ वाटर। वाटर इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम। क्यों? कारण क्या है इसका? क्योंकि ये लिंक करता है ऑल इकोसिस्टम ऑन द प्लैनेट। जितने भी इस धरती पर प्लैनेट पर इकोसिस्टम पाए जाते हैं उनमें सबको लिंक करता है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, ये आप सभी जानते हैं। मनुष्य में, पौधों में, जीव जंतुओं में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तरह से जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके लिए वाटर मीडियम का काम करता है, माध्यम का काम करता है। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और न्यूट्रिएंट्स के लिए वो, इसका कारण ये है कि जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी डिजॉल्व फॉर्म में प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इस तरह से इसका मुख्य कार्य क्या हुआ? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। इसके अतिरिक्त पानी जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट भी करता है। फोटोसिंथेसिस में भी जल अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में चेंज हो जाता है उसका रिड्यूसिंग पावर जो है वो वाटर से ही आता है। उसका हाइड्रोजन वाटर से ही उपलब्ध होता है जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बना सके। प्रोटोप्लाज्म जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका लाइफ का मुख्य भाग है, वो उसका भी जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो वाटर से निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही स्पेशल रोल है पानी का कि एक फिजिकल हैबिटेट जो है वो इकोसिस्टम में देता है। कुछ जैसे कि जलीय पौधे जो होते हैं, रिवर, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज जो हैं वो कुछ पौधों के लिए एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास उपलब्ध कराते हैं जैसे कि हाइड्रेला, आइकोनिया। इसके अतिरिक्त यूनिसेलुलर एल्गी जैसे क्लोरेला और बहुत ही विशालकाय केल्प्स जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। अब वाटर साइकिल क्या होती है? आपको मालूम है एनर्जी जो है वो फ्लो करती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ।
ये किसी इकोसिस्टम में, जबकि वाटर और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो सभी रिसाइकिल होते हैं। वो एक जगह से स्टार्ट होते हैं, वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है? दिस प्रोसेस, वाटर और केमिकल जो होते हैं एलिमेंट्स, वो कंटिन्यूस जो रिसाइकलिंग होती है, इस प्रक्रिया को बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। ये प्रक्रिया में जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एबायोटिक फैक्टर्स, वो दोनों भाग लेते हैं। और इस प्रक्रिया में वो भाग कैसे लेते हैं? एक ऑर्गेनिज्म से होते हुए, जैसे कि लिविंग से होते हुए, जैसे कि प्लांट, उनसे होते हुए वापस नॉन लिविंग मैटर जैसे कि क्लाउड्स, रिवर, ओशंस में पहुंच जाते हैं। और क्लाउड्स, ओशन, जो रिवर्स है, इनसे वापस ये फिर से पुनः प्लांट तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये साइक्लिंग प्रोसेस है। इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं होती, रियल स्टार्टिंग एंड एंडिंग इसका हमें पता नहीं, ये नहीं होती। इट इज़ एन एंडलेस, अंतविहीन एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, जिसमें कि भाग लेने वाले जो हैं वो हैं ओशन, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज, एज वेल एज लैंड सरफेस भी भाग लेते हैं। उसके अतिरिक्त एटमॉस्फेयर भी भाग लेते हैं। ये प्रक्रिया हम आगे देखेंगे। किसी भी समय पर 0.005% ऑफ टोटल वाटर जितना अवेलेबल है अर्थ पर, उसका किसी एक समय पर लगभग इतना हिस्सा जो है वो वाटर साइकिल में उपलब्ध रहता है, भाग ले रहा होता है। अब इसमें कौन कौन सी जो वाटर साइकिल है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? कुल 10 तरह के स्टेप्स होते हैं इसमें, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि किसी एक स्थान पर ये 10 स्टेप्स उपलब्ध हों। इसमें से 3-4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स उपलब्ध होते हैं। कुछ प्रक्रियाएं जो इसमें दी हुई हैं वो किसी खास इकोसिस्टम के लिए होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब किसी ओपन सरफेस से जो लिक्विड है यानी कि जल है, जो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसी तरह से ट्रांसपिरेशन, ये भी एक तरह का इवेपोरेशन है, लेकिन ये ट्रीज से या प्लांट के द्वारा होता है, प्लांट के सरफेस से होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के माध्यम से होता है। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी जो है पानी का एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के माध्यम से, रूट्स के द्वारा, और यही पानी बाद में लीफ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा इवेपोरेट कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस तरह से ये भी एक तरह की इवेपोरेशन की क्रिया है, जिससे कि जो प्लांट्स हैं जो जमीन से जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं उसको वापस एटमॉस्फेयर को, वापस वातावरण को लौटा देते हैं। तीसरी प्रक्रिया है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जिसमें कि सॉलिड आइस जो है, आइस एंड स्नो, वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये प्रक्रिया ट्रॉपिकल रीजन में उपलब्ध नहीं होती, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होती। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि पानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये वाटर जो मूवमेंट है, ये सॉलिड, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या फिर सरफेस रन ऑफ के द्वारा या फिर क्लाउड्स के द्वारा, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर्स वातावरण में उपलब्ध होती है, वायुमंडल में उपस्थित होती है, वो कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाती है, वाटर, बहुत ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। इसमें जो कंडेंस्ड वाटर है, जो क्लाउड की फॉर्म में वाटर इकट्ठी होती है, वो प्रेसिपिटेट होकर रेन, आइस, स्नो, स्लीट, डिजल या हेल के फॉर्म में वापस जमीन पर लौट आती है। इसी तरह से डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन जो है वो सब्लिमेशन का उल्टा पार्ट है, जिसमें कि वाटर वेपर्स जो होते हैं, वेपर्स यानी कि गैसियस फॉर्म, बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा फास्ट यानी कि सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज इनफिल्ट्रेशन, जिसको परकोलेशन भी कहते हैं। जब धरती पर बरसात होती है तो सारा पानी उसको एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ भाग जो है उस पानी का वो धरती के द्वारा सोख लिया जाता है और वो जो नीचे ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच जाता है। इसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज सरफेस फ्लो या रन ऑफ। रन ऑफ होता है कि जो पानी, बरसात का पानी सरफेस पे इकट्ठा है, वो बहता हुआ किसी नदी, तालाब या सीधा ओशन में पहुंच जाए, इसको बोलते हैं रन ऑफ।
जैसे यहाँ दे रखा है कि ज़्यादातर जो बरसात होती है वो एब्जॉर्ब नहीं किया सकती मिट्टी के द्वारा, और वो रन ऑफ के द्वारा सीधा ओशन तक, समुद्र तक पहुंच जाती है। लास्ट इज प्लांट अपटेक। प्लांट जो है वो लगभग 1% पानी और रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितना अवेलेबल पानी है उसका 1% वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं प्लांट अपटेक, जो कि इवेपोरेशन के द्वारा, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से रैपिड साइक्लिंग एंड मूवमेंट ऑफ वाटर पूरी धरती पर, पूरे ग्लोब पर आराम से चल रही होती है। और इस तरह से 97% जो पानी है वो ओशन में है, जो कि अर्थ का लार्जेस्ट एरिया होता है। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है? जो खुला सरफेस है समुद्र का, तालाब का, नदियों का, वहाँ से पानी इवेपोरेट होता है कॉन्स्टेंटली, और ये जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में इकट्ठा होता रहता है, ये प्रक्रिया इवेपोरेशन की कही जाती है। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो पानी है उसको वेपर फॉर्म में रिलीज करते हैं। इस तरह और कुल मिलाकर समुद्र जो है 84% टोटल जो इवेपोरेशन है उसका कंट्रीब्यूट करता है, और जो लैंड से सिर्फ 16% वाटर इवेपोरेट की जाती है, जो कि आगे चलकर क्लाउड्स बनाने का, यानी कि कंडेंसेशन की क्रिया में भाग लेती है। नेक्स्ट इज, जैसे जैसे पानी जो वाष्प रूप में ऊपर बढ़ता है, ये ऊपर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में इकट्ठा होता जाता है और ये क्लाउड्स के फॉर्म में इकट्ठा होता जाता है, जिसको, इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन क्रिएट्स प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन की क्रिया पूरी होने के बाद जब कूलिंग ज़्यादा होती है तो किसी एक पार्टिकल के प्रेजेंस में, कणों की, धूल कणों के प्रेजेंस में, ये ड्रॉप्स के फॉर्म में, वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में जमीन पर वापस आ जाती है। इसको बरसात के रूप में या स्नोफॉल के रूप में ये धरती पे वापस आ जाती है। और ये ज़्यादातर जो विंड की डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करती है। रेन, स्नो, हेल एंड स्लीट के फॉर्म में वापस कर दी जाती है। और इस तरह से प्रेसिपिटेशन वो क्रिया है जिससे कि पानी धरती पर वापस आ जाता है। About 93% of evaporated ocean water cools and fall back. 93% जो evaporated होता है पानी, evaporation जितना वाष्प समुद्र के तल से, समुद्र की सतह से होता है, उसका 93% बरसात के रूप में वापस आ जाता है। और द रिमेनिंग 7%, जो 7% बचा रहा, वो धरती पर आता है बरसात के रूप में, जो कि वापस रिवर्स में चला जाता है। इस तरह से एस्टिमेट लगाया गया कि लैंड रिसीव 23% एंड ओशन 77% ऑफ टोटल रेनफॉल। व्हेन प्रेसिपिटेशन ऑन लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, जब ये पहले ही बता चुकी हूँ, जब प्रेसिपिटेशन होता है तो सारा पानी जो है वो टर्न ऑफ नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा जो है वो धरती, जमीन जो है, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। जो नीचे की तरफ इनफिल्ट्रेट कहिए, इंटरफिल्ट्रेशन कहिए या पर्कुलेशन कहिए, इसकी प्रक्रिया द्वारा वापस ग्राउंड वाटर को पहुंच जाती है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर या फिर एक्वीफर्स कहते हैं। और ये होते क्या है एक्वीफर्स? ये पोरस लेयर्स, जो नीचे की रॉक्स हैं, बेड रॉक्स, उसमें कुछ पोर्स होते हैं, कुछ क्रैक्स होती हैं, जो कि पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं। कुछ जो पानी है जो ऊपर की मिट्टी में रह जाता है, वही प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है। और लास्ट में एब्जॉर्प्शन के बाद जो पानी बच जाता है, दैट इज सरफेस रन ऑफ, वो मूव्स बैक टू ओशन, वापस समुद्र में चला जाता है। अब इसको एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप। ये है वाटर साइकिल का डायग्राम। आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले इवेपोरेशन की क्रिया यहाँ हो रही है समुद्र के तल से। उसके अतिरिक्त इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में पेड़ पौधों से हो रही है। फिर जो छोटे वाटर बॉडीज हैं, छोटे बड़े हर तरह के, जो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब हैं, यहाँ से भी इवेपोरेशन क्रिया होती है। और ये सारा ऊपर जाकर कंडेंस होकर बादल बनाते हैं। कंडेंसेशन की क्रिया है।
दिस इज ऑल कंडेंसेशन। उसके बाद जब कूलिंग ज़्यादा हो जाती है तो ये बादल जो है वो पानी के ड्रॉप्स को होल्ड नहीं कर पाते और ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, बरसात के फॉर्म में नीचे आ जाती है। प्रेसिपिटेशन यहाँ सी सरफेस के ऊपर भी है और लैंड सरफेस पे भी है। इस तरह से आते हैं वापस। तो जैसे कि आपने ऊपर देखा था, लगभग 70% जो है वो यहाँ आ जाती है, लैंड फॉर्म समुद्र में वापस आ जाती है, और लगभग 23% जो पानी है वो लैंड जमीन पर आती है। उसके बाद कुछ हिस्सा जो पानी का है वो तो पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और कुछ हिस्सा जो है इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से, दिस इज इनफिल्ट्रेशन, जो कि नीचे की जो ब्लू कलर की ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स हैं वहाँ से वहाँ में इकट्ठे होते जाते हैं, और इसका कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड वाटर से भी रन ऑफ होकर समुद्र में मिल जाता है। बाकी सरफेस रन ऑफ के द्वारा, ये रही सरफेस रन ऑफ के द्वारा भी समुद्र में वापस आ जाती है। फिर वापस वही प्रक्रिया होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। कुल मिलाकर ट्रॉपिकल रीजन्स में ये 4-5 प्रक्रियाएं ही हैं जो कि पूरा वाटर साइकिल को बनाती हैं। लास्ट इज समरी। अभी आपने ऊपर जो पढ़ा ये उसी की समरी है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट, ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में। इसमें 3 हिस्से मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं, ओशन, अर्थ, लैंड एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि समुद्र, धरती और वायुमंडल। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें कि सबसे पहले वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, सबसे पहले पानी इवेपोरेट होता है, वाष्प के रूप में वातावरण में जाता है। उसके बाद वही पानी कंडेंस होता है तो फिर बादल बनते हैं। बादल के बाद यही क्लाउड्स ये प्रेसिपिटेट करते हैं तो रेनफॉल के या स्नो के फॉर्म में पानी नीचे आता है। इवेपोरेशन की एक प्रक्रिया है ट्रांसपिरेशन, वो आपको ऊपर बता चुकी हूँ मैं। जो उसके अतिरिक्त एटमॉस्फेयर में वाटर दूसरे फॉर्म में भी मूव करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, और जो वाटर सरफेस से फ्लो करती है दैट इज रन ऑफ। जो वाटर एब्जॉर्ब कर ली जाती है ग्राउंड के द्वारा दैट इज इनफिल्ट्रेशन एंड पर्कुलेशन, जो कि वापस ग्राउंड वाटर या एक्वीफर्स में आके इकट्ठी हो जाती है। इसी तरह से 2 प्रक्रियाएं और दी हुई हैं, ये टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादातर होती हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं होती, जैसे कि सब्लिमेशन, आइस एंड स्नो का सीधा गैसेस फॉर्म मास फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना। और दूसरी डिपोजिशन, ये सब्लिमेशन का ठीक उल्टा है, जो वाटर वेपर्स का है वो सीधा आइस के फॉर्म में चेंज हो जाना। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके बारे में जो भी कमेंट्स हैं, कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी आप जानना चाहते हो तो ये हमारे चैनल का नाम है, आप इस पर अपने कमेंट डाल सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।